हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। मेरा नाम है मोहित सिंह रावत और दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देहरादून स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड के इतिहास हम यहाँ पे शुरू करते हैं और यह जो क्लास है तीसरी क्लास है। इससे पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने प्रागैतिहासिक स्थल के बारे में डिस्कस किया था। दूसरी क्लास में हमने कुड़िद वंश के बारे में डिस्कस किया था और इस क्लास में हम उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, पौराणिक स्रोत हैं या लिखित स्रोत हैं, वह हम डिस्कस करने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। इस क्लास में हमने मुख्यतः 3 बुकों का रेफरेंस लिया है। अजय रावत सर की बुक से लिया है। दूसरी बुक की बात करें तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी और तीसरी बुक की बात करें तो बीएस नेगी बुक का हमने यहाँ पे रेफरेंस लिया है। साथ ही साथ दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण हमने यहाँ पे उत्तराखंड वेबसाइट यानी उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है देहरादून आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, वहां से भी हमने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने रखी हैं। बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में कनिक सहायक में वहां से भी एक प्रश्न यहाँ बना था। तो बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो धार्मिक है, पौराणिक स्रोत है, वह कौन से हैं समझते हैं। अगर हम धार्मिक और पौराणिक स्रोत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कौन से होंगे। ऋग्वेद होगा, यजुर्वेद होगा, सामवेद होगा और अथर्ववेद होगा। तो उत्तराखंड के संदर्भ में जो सबसे बड़ा धार्मिक स्रोत है जहां से हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है वह कौन सा है, वह ऋग्वेद। और दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वह कौन से हैं? सबसे पहला तो यही है कि उत्तराखंड को जानने का, समझने का जो सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वह ऋग्वेद है। यह एग्जाम में बन भी चुका है दोस्तों, पहले बनता था। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए देवभूमि और मनुष्यों की भूमि कहा गया है। तो प्रश्न ऐसा बन सकता है कि उत्तराखंड के लिए जो देवभूमि शब्द है, मनुष्यों की भूमि जो शब्द है, वह किस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अब दोस्तों जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, इन सभी को जानने के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। तो अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनसे संबंधित उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में हमें 2 ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी मिलती है और उन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों में कौन कौन से हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया और दूसरा हो गया कौशिकी ब्राह्मण। कौशिकी ब्राह्मण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि कौशिकी ब्राह्मण में हमें बताया गया है कि जो वाक देवी का जो निवास स्थान था वह बद्रिक आश्रम था। तो एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वाक देवी का जो निवास स्थान है वह बद्रिक आश्रम है। यह किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है? वह कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है। किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जब हम उत्तराखंड को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हम केवल उत्तराखंड के संदर्भ में ही पढ़ें। थोड़ा थोड़ा प्रश्न यहां से भी बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो ऋग्वेद का हो गया। ऐसे ही यजुर्वेद का पूछा जाए तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, यजुर्वेद के हैं। पंचविश और षड्विश जो ब्राह्मण ग्रंथ है वे सामवेद के हैं और गोपत ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे वह अथर्ववेद का है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण पे दोस्तों जब हम बातें करते हैं तो स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभक्ति किया गया है। वह जो 5 खंड है, पहला हो गया कश्मीर, दूसरा जालंधर, तीसरा केदार खंड, चौथा मानस खंड और 5वां और लास्ट नेपाल। बेहद महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि केदार खंड और मानस खंड का जो सबसे पहला वर्णन है, उत्तराखंड का जो वर्णन है, यह हमें स्कंद पुराण में मिल गया। गढ़वाल के लिए यहाँ पे केदार खंड का नाम है और मानस खंड की बात करें ये कुमाऊं के लिए है। साथ ही दोस्तों पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव ने सबसे पहले माता पार्वती को इन हिमालय के 5 खंडों की जानकारी दी थी। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंड है और 5 हिमालय खंड में से जो 2 हिमालय खंड है, केदार खंड और मानस खंड। केदार खंड यानी गढ़वाल क्षेत्र में और मानस खंड यानी कुमाऊं क्षेत्र में, ये स्कंद पुराण से संबंधित है। इसके अलावा भी एक बेहद महत्वपूर्ण है ब्रह्म पुराण और वायु पुराण। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में कुमाऊं में यह बताया गया है कि किरात हो गया, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए, नाग हो गए, इन सभी का निवास स्थान यहां था। तो यह भी ध्यान रखना है। और यक्षों से दोस्तों एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, वह बनता है जाखन देवी का मंदिर। किसका बनता है? जाखन देवी। तो पूछा जाता है कि जाखन देवी का मंदिर किससे संबंधित है? यक्षों से संबंधित है। और
जाखन देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों। अब थोड़ा हम रामायण ग्रंथ की बात करते हैं। वैसे तो रामायण ग्रंथ में और भी कई बार कई जगह में हमें उत्तराखंड का संदर्भ मिलता है, लेकिन रामायण ग्रंथ के बाल कांड में हमें एक नाम मिलता है, वह मिलता है कौशिकी आश्रम। कौशिकी आश्रम यानी कोसी नदी के तट पर अल्मोड़ा के किनारे होगा। कौशिकी आश्रम का बालकांड यानी रामायण ग्रंथ से क्या संबंध आ गया? तो दोस्तों यहां पे आपको बताता मैं। एक बार जब विश्वामित्र जी थे, जो राम भगवान जी लक्ष्मण भगवान के गुरु थे, वह उन्हें बताते हैं कि कुश राजा के कुल में जन्म लेने के कारण, यानी जो विश्वामित्र थे उनका जो मूल नाम था वो कौशिक था। वे बताते हैं कि कुश राजा के कुल में जन्म लेने के कारण विश्वामित्र यानी मेरा नाम कौशिक था, वह मेरी बहन जिसका वर्तमान नाम जो क्या था, सत्यवती था, उसका नाम कौशिकी था। और उसी के नाम पर यहाँ पर एक आश्रम की व्यवस्था हुई थी, आश्रम की स्थापना हुई थी, तो कौशिकी आश्रम। यह जानकारी हमें रामायण ग्रंथ से मिलती है। महाभारत की बात करें दोस्तों, महाभारत में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिलती है। जैसे सबसे पहले चलते हैं वन पर्व में। वन पर्व की बात करें तो वहां पे पांडवों की बद्रीनाथ की यात्रा की जानकारी मिलती है। पांडवों ने बद्रीनाथ की यात्रा की थी, यह मिलता हमें वन पर्व में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक आदि पर्व में हमें यह जानकारी मिलती है कि अर्जुन का विवाह नाग कन्या उलूपी के साथ गंगा द्वार में हुआ था। और गंगा द्वार की बात करें यानी हरिद्वार वाला क्षेत्र, तो हरिद्वार में उलूपी का विवाह यानी जो नाग कन्या थी उसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। तो महाभारत में भी उत्तराखंड का संदर्भ मिल गया। अब इसके अलावा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके लिए मैं वेरी इंपोर्टेंट कहूंगा, यह प्रश्न बन सकता है इस एग्जाम में, जो ग्राम विकास अधिकारी है, महर्षि वेदव्यास जी द्वारा बद्रिकाश्रम में षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना की थी। तो षष्ठी लक्ष्य संहिता की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। कहां पे की थी? बद्रिकाश्रम में की थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और यही आपको यह भी ध्यान रखना है, सभी तीर्थों में जो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, यानी तीर्थों का जो शिरोमणि कहा गया है, वह देवप्रयाग को कहा गया है। तो इतने बातें हमें महाभारत ग्रंथ से संबंधित ध्यान रखनी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पुराणों की बात करते हैं। दोस्तों यह बेहद महत्वपूर्ण है और इंपोर्टेंट, अगर डीप प्रश्न बनेंगे तो यहां से बनेंगे। प्रश्न क्या बनेंगे? पुराणों में उत्तराखंड के संदर्भ में कुछ नदी हो गए, कुछ तालाब हो गए, उनके बारे में जानकारी मिलती है और उनका हमें प्राचीन नाम मिलता है। तो वह हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राचीन नाम हो गया और नदी होगी। जैसे जला की बात करेंगे तो रुपिन नदी हो गया, उपजला का नाम सुपिन नदी हो गया। पश्चिमी रामगंगा की बात करेंगे रथवानी नदी। पुष्प भद्रा की बात करेंगे गोला नदी, कमीठी कमला नदी, देवकी दापका नदी, मंदाकिनी क्षीरधारा नदी या क्षीरधारा नदी। प्रश्न यह बन सकता है कि पुराणों में क्षीरधारा नदी किस नदी का नाम था? मंदाकिनी का नाम था जी। रुपिन नदी का प्राचीन नाम क्या था? जला नदी था। उपजला किसका प्राचीन नाम था? शुपिन नदी का था। रथवानी या राथवानी किसे कहा जाता है? पश्चिमी रामगंगा को। पुष्पभद्रा गोला नदी को। तो ये प्राचीन नाम है नदियों के, जो हमें पुराणों में जानकारी मिलती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा कुछ तालाब भी हैं, ताल भी हैं दोस्तों, वह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको ध्यान रखना है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे राकस ताल की। राकस ताल का जो प्राचीन नाम था वह रावण हृदय था। और बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों वह नौकुचिया ताल, संकत कुमार नौकुचिया ताल का प्राचीन नाम था। यह प्रश्न बन सकता है। नैनीताल का नाम ऋषि सरोवर था, यह तो प्रश्न बन भी चुका है दोस्तों। गरुड़ ताल की बात करेंगे चित्रहिर्द, भीम ताल की बात करेंगे भीमहिर्द। तो यह प्राचीन नाम थे, कुछ महत्वपूर्ण नाम थे, जिसका रेफरेंस दोस्तों हमने ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से लिया है। बेहद महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बौद्ध ग्रंथ पे। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो उत्तराखंड के दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है हिमवंत और एक मिलता है उशीनगर। यानी उत्तराखंड के दो नाम मिलते हैं। कौन सा? एक तो हिमवंत नाम मिलता है, एक नाम मिलता है उशीनगर। हिमवंत आपने बार बार सुना होगा, लेकिन उशीनगर भी आपको ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड का नाम मिलता है। उशीनगर के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पे यह बताया गया है कि उशीनगर का एक क्षेत्र था। उस क्षेत्र का नाम क्या था? उसका नाम था उसरी ध्वज या उसरी ध्वज पर्वत। तो उसरी ध्वज पर्वत की बात करें तो यह कौन सा पर्वत है? यह कनखल के पास हरिद्वार में जो चंडी देवी का पर्वत है, चंडी देवी पर्वत है, वही है।
और कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पे तप किया था, वो यहाँ पे आए थे। तो उसी नगर उसी ध्वज बौद्ध ग्रंथ से संबंधित हो गया। उसी नगर की बात करें दोस्तों, ये पुराण में भी इसका नाम मिलता है, स्कंद पुराण में भी उसी नगर नाम मिलता है उत्तराखंड के संदर्भ में, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो पुराने ग्रंथ हो गए। अब थोड़ा कालसी शिलालेख की बात करते हैं दोस्तों। जैसे हम कालसी शिलालेख के बारे में दोस्तों जानकारी देने से पहले, कालसी लेख में जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, शब्दावली है, वह मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, बेहद महत्वपूर्ण। और एक प्रश्न यहां से बन सकता है अगर डीप प्रश्न बने। सबसे पहले जो भृत्य शब्द है उसका मतलब क्या था? भृत्य शब्द का मतलब सेवक हो गया, यानी कालसी शिलालेख में लिखे गए शब्द है दोस्तों। पलिका की बात करेंगे उसका अर्थ छोटे ग्राम हो गया। अपरांत की बात करेंगे, यह जो क्षेत्र है यानी कालसी शिलालेख के जो आसपास का क्षेत्र है वह अपरांत क्षेत्र था। पुलिंद की बात करेंगे, कुणिंद वंश हो गया, यानी कुणिंद जो लोग थे या यहाँ के जो आम नागरिक थे उनके लिए कहा जाता था। तालुका तहसील थी, कुलचारिक तहसीलदार होता था, प्रतिहार द्वाररक्षक होता था, और अक्ष पटलिका की बात करें तो लेखा परीक्षक, यानी जो केग है वर्तमान में, जैसे हम देश में बोलते हैं ना केग, तो वही लेखा परीक्षक हो गया। तो कालसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो लेख में अशोक के, वह यह है। अब दोस्तों हम थोड़ा रेफरेंस लेने वाले हैं, कहां से? जो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो वेबसाइट है देहरादून की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की, वहां पे बातें करते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रश्न भी बना था कनिष्ठ सहायक में, तो वह भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे देखिए, अशोक का शिलालेख जो कालसी है, अशोक की बात करेंगे, उनका कार्यकाल कहां से कहां तक था? 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था, है ना। अब दोस्तों जो कालसी शिलालेख है, यहां पे मैं आपके लिए थोड़ा हाइड करता हूं थोड़ा, यानी बात करेंगे दोस्तों कि कालसी शिलालेख की बात करें दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कालसी शिलालेख की जो खोज की थी वो किसने की थी? जॉन फॉरेस्ट ने की थी। कब की थी? सन 1860 में की थी। तो कालसी शिलालेख की खोज जॉन फॉरेस्ट द्वारा की गई थी, 1860 में की गई थी। और इससे भी इंपॉर्टेंट दोस्तों यह है, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कि यह किस भाषा में है। इसकी भाषा देखिए दोस्तों, इसकी भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो यानी भाषा प्राकृत हो गया, लिपि ब्राह्मी हो गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि इसकी लिपि कौन सी थी, भाषा कौन सी थी, तो लिपि तो प्राकृत आ गई और भाषा ब्राह्मी आ गया। कई किताबों में जो आपको इसकी लिपि मिलेगी वह ब्राह्मी मिलेगी और भाषा जो मिलेगी वो पाली मिलेगी। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट वेबसाइट के अकॉर्डिंग, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट है देहरादून की, वहां पे जो भाषा बताई गई है वो प्राकृत भाषा बताई गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आप सभी जानते हैं कि अशोक ने 14 लेख लिखवाए थे, वही 14 लेख इस शिलालेख में भी लिखाए थे। ये तो इंपॉर्टेंट बात होगी। वहां पे भी यही बात लिखी गई है कि क्या करो, धर्म का प्रचार करो, वृक्ष लगाओ, जीव हत्या मत करो, है ना। ये छोटी छोटी बातें, जो छोटी मोटी जो बड़ी बातें हैं, यह अशोक ने यहाँ पे लिखवाई थी। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर जो है यूकेएसएससी है वो थोड़ा डीप प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है कि अशोक के इस शिलालेख में लास्ट में यह बताता है कि यहाँ पे 5 यवन राजाओं का भी उसने जिक्र किया। तो किनका जिक्र अशोक ने अपने शिलालेख कालसी में किया? 5 यवन राजाओं का किया। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, कभी डीप प्रश्न बनाने का आयोग के मन में आए तो ऐसा बनाएगा। तो यहां से यह हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब चलते हैं हम लाखा मंडल की ओर। लाखा मंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका नाम जो विख्यात है वो लाक्षेश्वर है, यानी लाखा मंडल का एक नाम लाक्षेश्वर हो गया, यह भी ध्यान रखना है। 12वीं-13वीं शताब्दी का है और मोस्ट इंपोर्टेंट ये नागर शैली में निर्मित है। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न और डीप प्रश्न यही बनेगा, लाखा मंडल का जो मंदिर है, लाक्षेश्वर जो मंदिर है, उसकी शैली कौन सी है, यानी मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। यहाँ पे किसका लेख मिला है? छंगलेश, यानी अभिलेखों में छंगलेश यानी राजकुमारी ईश्वर का जो प्रशस्ति पत्र है वो मिला है, जो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये तो हो गया। अभी हाल ही में जो कनिष्ठ सहायक में जो प्रश्न बना था वो यहीं से बना था, आपको ध्यान रखना दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्राचीन स्थल जो जगत ग्राम है, जगत ग्राम जो बाढ़ वाला है, यानी देहरादून कालसी के निकट ही स्थित है। इसका उत्कीर्ण यानी पुरातत्व द्वारा जो इसका उत्खनन का जो कार्य किया गया था, ये 1952-54 में किया गया था।
उत्खनन का कार्य 52-54 में किया गया था। उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ? जो पक्की ईंटें हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जो यज्ञ वेदिका है, यज्ञ वेदिकाएं हमें इस स्थान से प्राप्त हुई है। और पूछा जाए कि यहाँ पे जो यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है उसमें कौन सी लिपि का यूज हुआ है, कौन सी भाषा का यूज हुआ है, तो वहां पे ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा का प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा ये किसकी थी, यानी जो ये यज्ञ वेदिकाएं थी किसकी थी? वह थी राजा सीलवर्मन की। तो राजा सीलवर्मन की थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बताया गया कि उसने, यानी जो राजा सीलवर्मन थे उसने यहाँ पे 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अभी हाल में प्रश्न बना था दोस्तों, आप सभी ने एग्जाम दिया होगा, आप सभी ने प्रश्न देखे होंगे, तो यहां से एक प्रश्न बना था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1952-54 के बीच में यहाँ पे उत्खनन का कार्य कराया गया था। यहाँ पे जो यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं उनकी लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत थे। और यह जो यज्ञ वेदिका थी राजा सीलवर्मन की थी, जहां पे, यानी जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि राजा सीलवर्मन द्वारा यहाँ पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि यहां से आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न देखने को मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपके लिए जल्द से जल्दी वीडियो बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में।